नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज चर्चा का विषय चेहरे पर सियासत। छत्तीसगढ़ में इन दिनों चेहरों को लेकर सियासी पारा गर्म है। जहां कांग्रेस भूपेश बघेल के सहारे ही चुनावी वैतरणी पार करने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी के पास फिलहाल कोई भी चेहरा नहीं है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। सन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। कांग्रेस के नेता इस बार 2023 के चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही सीएम का चेहरा बताते हैं। वहीं बीजेपी में भूपेश बघेल की टक्कर का कोई चेहरा नहीं होने को लेकर तंज कस रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं, बीजेपी में पर्याप्त चेहरे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2023 यानी कि इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। इसमें से मौजूदा हालात में 71 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस की मजबूत स्थिति को बीजेपी कैसे ध्वस्त करेगी और बीजेपी इस बार किसके चेहरे को लेकर चुनाव में उतरेगी? छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर छत्तीसगढ़ में सीएम का चेहरा कौन होगा? इसे लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में 15 सालों में बीजेपी का कब्जा था, जिसमें बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर रमन सिंह 15 सालों तक रहे। लेकिन इस साल क्या फिर से रमन सिंह ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या फिर पार्टी हाईकमान छत्तीसगढ़ के किसी और बड़े नेता को सीएम का दावेदार बनाएगी? साल 2018 में सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई है। मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के पास 90 सीटों में 71 सीटें हैं। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर 2023 विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के छत्तीसगढ़ में किसके चेहरे चुनाव लड़ेगी ये तय नहीं कर पा रही है। वहीं बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया। सुनील सोनी ने कहा कि 2018 में कांग्रेस कई चेहरों के पोस्टर लेकर सरकार बनाई है। अहंकार, घमंड और आतंक फैलाकर किस चेहरे की बात कर रहे हैं? हमारा चेहरा ऐसा रहेगा जो छत्तीसगढ़ को विकास की गति दे। घोषित कर दिया है कि हमारा अगला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही होगा। घोषित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इनका पॉलिटिक्स में, राजनीति में क्राइसिस है कि किसी का नाम नहीं तय कर पा रहे। तो ये अहंकार, घमंड और आतंक फैलाकर इस छत्तीसगढ़ के अंदर में कौन से चेहरे की बात कर रहे हो आप? और हमारा चेहरा ऐसा रहेगा जो छत्तीसगढ़ को विकास दे, छत्तीसगढ़ को गति दे, छत्तीसगढ़ में उन्नति, प्रगति और शांति व्यवस्था कायम आए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल कांग्रेस सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर ही मैदान में उतरने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी की ओर से मोदी जी और उनके विकास कार्यों को ही फोकस करने की बात कही जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी 15 सालों के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे को दरकिनार कर कौन से नए चेहरे पर दाव खेलने वाली है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ में चेहरे पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। 2023 में विधानसभा का चुनाव है और इसको देखते हुए दो बड़ी पार्टियां राज्य में सक्रिय हैं, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार या यूं कहें भूपेश बघेल के नाम पर ही आगामी चुनाव लड़ना तय हो चुका है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता श्री चंद्र सुंदरानी हमारे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं। सबसे पहले मैं पहुंचूंगा डॉक्टर अजय चंद्राकर के पास। अजय जी, जिस तरीके से अब नामों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, बीजेपी पार्टी जो कि खुद को कहती है चुनावी पार्टी है, चुनाव के लिए हरदम सक्रिय रहती है, लेकिन अब तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है, या यूं कहें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को अब हर जगह से साइड किया जा रहा है। कुछ समय पहले बीजेवाईएम का एक पोस्टर जारी हुआ और उस पोस्टर में भी पूर्व सीएम की तस्वीर नहीं थी। क्या लगता है आपको कि बीजेपी की तरफ से कितनी जल्दी नामों का ऐलान होगा? जी, डॉक्टर रमन सिंह जी
जब मुख्यमंत्री बने थे तो अटल जी और आडवाणी जी के युग की बात थी। आज बीजेपी में काफी परिवर्तन हो गया है जी। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को। लेकिन कुछ समय पहले डॉक्टर रमन सिंह जी एक स्टेटमेंट दिए थे कि मेरा चेहरा भी एक छोटा चेहरा है। इसका मतलब है कि वो प्रतिस्पर्धा में हैं। दूसरी तरफ यहाँ के एक पूर्व मंत्री का भी स्टेटमेंट रहा है कि जब से मैं राजनीति में आया हूं 90 के दशक से, तब से मेरा चेहरा अच्छा है। लेकिन दुर्ग और धमतरी की राजनीति को देखें, बीजेपी की राजनीति को, तो दुर्ग जिले के एक कार्यक्रम में एक पूर्व मंत्री का स्टेटमेंट रहा है और उनका कहना था कि राम विचार नेता सबसे अच्छे चेहरे हो सकते हैं जी। तो अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है। लेकिन इस दरमियान इस नाउ ए डे अभी आवाज कट गई। जी जी, सुन पा रहे हैं अजय जी। अजय जी सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू कीजिए। अजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अजय जी, आपके पास मैं वापस से आऊंगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश शर्मा जी जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद्र सुंदरानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। श्रीचंद्र जी, अब जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, 2023 ज्यादा वक्त नहीं बचा है अब चुनाव को लेकर, विधानसभा के चुनाव को लेकर, ऐसे में आपकी तरफ से सीएम पद का उम्मीदवार घोषित ना होना सबको आश्चर्यचकित कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी तो बताती है, चुनावी पार्टी भी बताती है, चुनाव के लिए हरदम सक्रिय रहने वाली पार्टी, चुनाव के लिए हरदम तैयार रहने वाली पार्टी। अब ऐसे में चुनाव को ज्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन क्या तैयारियां चल रही फिर आपकी तरफ से? देखिए, निश्चित रूप से हमारी तैयारी 5 साल की तैयारी रहती है और लगातार हमारी तैयारी बूथ लेवल पे चल रही है। पन्ना प्रमुख तक की व्यवस्था हम लोगों ने की है। रहा सवाल प्रदेश में हमारा कोई चेहरा, तो निश्चित रूप से हमारे पास बड़ी संख्या में चेहरे हैं और चेहरे की कोई कमी नहीं होती। और सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल और डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। रहा सवाल नेता कौन होगा, ये तय संसदीय बोर्ड करता है और विधायक दल तय करेगा। आज किसी एक चेहरे की बात हम क्यों करें? और आपको याद होगा 2003 का इलेक्शन, जब यहाँ पे जोगी जी मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर रमन सिंह जी प्रदेश के अध्यक्ष थे और नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय जी थे। उस वक्त भी हमने कोई चेहरा घोषित नहीं किया था। और जो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही है, अभी 2 राज्यों में चुनाव हुए विधानसभा के, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, इन्होंने कहाँ कोई चेहरा घोषित किया? न हिमाचल में किया न गुजरात में किया। भारतीय जनता पार्टी चूंकि स्वाभाविक चेहरा थे, मुख्यमंत्री थे वहां के गुजरात के, वहां पे उन्होंने डिक्लेयर किया और हिमाचल में मुख्यमंत्री थे। ऐसे ही डॉक्टर रमन सिंह जी 3 बार अगर चुनाव हुए, 4 बार चुनाव हुए, तो 2003 को छोड़ दें तो वो मुख्यमंत्री थे, स्वाभाविक चेहरा थे, इसलिए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। और आज भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व करता है, बड़ी संख्या है। हमारे पास ऐसे 50 चेहरे होंगे जो मुख्यमंत्री के दायित्व को अच्छी तरह से निभा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी को यहां से खदेड़ा जाएगा, भूपेश बघेल जी की सरकार को यहां से खदेड़ा जाएगा। यहाँ की जनता कांग्रेस की सरकार से त्रस्त है। चाहे ये कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस कर ले, लेकिन इनका जनाधार बिल्कुल समाप्त हो गया है। 36 वादे इन्होंने किया, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। एक्सीडेंटल सरकार ये यहाँ पे बनी, लेकिन इस सरकार के अंतिम दिनों की गिनती शुरू हो गई है। चलिए ठीक है, सुंदरानी जी आपके पास वापस से आऊंगा। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे? सुरेंद्र जी, पूरी बात आपने सुनी है। सुंदरानी जी की एक्सीडेंटल सरकार आपने बना ली, 4 साल भी पूरे कर लिए। ये कैसी एक्सीडेंटल सरकार थी जो 4 साल पूरे भी कर गई? नहीं, एक्सीडेंटल सरकार ऐसी बनती है क्या? 67 सीट लेकर जीतती है और 4 साल पूरे करते करते 71 सीट तक पहुंच जाती है। नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाता है
ग्राम पंचायत के चुनाव में बीजेपी एक भी जिला पंचायत में चुनाव नहीं जीत पाती। इसको एक्सीडेंटल सरकार बोलते हैं। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी आज हमारे नेता माननीय भूपेश बघेल की छवि के सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़े विपक्ष स्थिति है। जो जिस प्रकार की छवि का निर्माण माननीय भूपेश बघेल ने किया है, ये छत्तीसगढ़िया किसान का बेटा, किसानों के लिए काम करने वाला, गरीबों के लिए काम करने वाला, मजदूरों के लिए काम करने वाला, इस तरह की जो छवि बनी है, और खास तौर पे छत्तीसगढ़िया जो संस्कृति है, चाहे छत्तीसगढ़ के खेल कूद हो, चाहे छत्तीसगढ़ की लोक परंपराएं हो, छत्तीसगढ़ के लोकगीत हो, छत्तीसगढ़ी व्यंजन हो, छिला छिला बबरा ठेठी खुदमी, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार, इन सारी चीजों को जिस ढंग से उन्होंने प्रमोट किया है, भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत दिक्कत वाली स्थिति। आप एक चीज समझिए ना, कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बीच में कितने बदलाव कर चुकी है। आदिवासी दिवस के दिन इन्होंने प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को बदल दिया, आदिवासी को हटा करके पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष बना दिया। फिर नेता प्रतिपक्ष को भी कारण बदल दिया, उसकी जगह नारायण चंद्र जी को अध्यक्ष बना दिया। तो एक्चुअल में क्या है कि हड़बड़ी तो भारतीय जनता पार्टी के पास अंदर है, उनको ये बात समझ में आ नहीं रही है कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व का मुकाबला करने के लिए किसको खड़ा किया जाए। तो तरह तरह के कयास लगाते हैं, तरह तरह के प्रयास करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि अगर ये एक्सीडेंटल सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बड़े एक्सीडेंट के लिए तैयार रहना चाहिए। 2023 में इससे बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के परखच्चे उड़ जाएंगे इस बार भी। ठीक है शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि 2023 में एक और बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है जिसमें कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की तरफ से पहला चेहरा भूपेश बघेल का तय हो चुका है, ये सभी को पता है। बीजेपी की तरफ से 15 साल सरकार चलाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, आज उन्हें ऐसा लग रहा है आपको कि नजरअंदाज किया जा रहा है? क्योंकि अभी एक पोस्टर लगा है बीजेवाईएम का, भारतीय जनता युवा मोर्चा का, जिसमें उनकी तस्वीर नहीं है। ऐसे नेता जिनकी हर पोस्टर में तस्वीर हुआ करती थी, हर कार्यक्रम में उनको बुलावा होता था, हर बार उनका भाषण होता था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, ये रिवाज है, कोई नई बात थोड़ी है। अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, के नारे कभी देश की पूजा करते थे, मगर उन्हीं आडवाणी जी को, उन्हीं मुरली मनोहर जोशी को और उन्हीं यशवंत सिन्हा को, जिन लोगों ने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, उनकी क्या गति बना कर रखा है। मार्गदर्शक मंडल एक तो बनाया है और वो बेचारे बैठे बैठे मार्ग देखते रहते हैं, कोई तो दर्शन दे दे। आज खाली इनकी कहानी मोदी से शुरू होती है, मोदी में जाके खत्म होती है और ज्यादा एक आदमी का और नाम आता है, वो अमित शाह। तो ये बात बिल्कुल निश्चित रूप से गौर करने वाली बात है। आपने तो सही कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल तक रूलिंग करने वाले डॉक्टर रमन सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी उनके कसीदे पढ़ने में रात दिन लगी रहती थी, उनका फोटो तक छापना गंवारा नहीं समझते। तो इस तरह का अपमान करना तो ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। शर्मा जी, वापस से आऊंगा आपके पास और भी चर्चा करूंगा। राजनीति नहीं करना चाहिए। ठीक है शर्मा जी, आपके पास वापस से आऊंगा। सुंदरानी जी, पूरी बात आपने शर्मा जी की सुनी। आपसे ये सवाल भी मैं करना चाहूंगा कि इस बार का जो चुनाव लड़ा जाना है 2023 का, तो क्या मोदी जी के नाम पर लड़ा जाना है, अमित शाह के नाम पर लड़ा जाना है, या कोई चेहरा है बीजेपी की तरफ से प्रदेश में? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नड्डा जी राष्ट्रीय पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और अमित शाह जी गृह मंत्री है। तो निश्चित रूप से ये चुनाव हम जो लड़ेंगे, मोदी जी और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। वे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश में हमारे जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह जी और अरुण साव जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, नारायण चंदेल जी हैं, धर्म कौशिक जी है, रामविचार नेताम जी है, सरोज पांडे जी है। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सबके साथ मिलकर लड़ेंगे। विधायक दल का नेता चुनेगा, केंद्रीय संसदीय बोर्ड नेता तय करेगा। तो सुंदरानी जी, अभी नाम को लेकर अभी भी अटकलें हैं, जैसा कि आप बता रहे थे कि 50 लोग अच्छे से सीएम पद का निर्वहन कर सकते हैं। अभी भी सस्पेंस बना रहेगा बीजेपी पार्टी की तरफ से? नहीं, निश्चित रूप से पार्टी और विधायक दल का जो जिसको समर्थन होगा उसका नाम तय होगा और
चुनाव हम लड़ेंगे मोदी जी के चेहरे पे, निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों पे लड़ेंगे। 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की उपलब्धियों पे लड़ेंगे। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने आज पूरे प्रदेश में जो विकास किया है, जिस प्रकार से आम आदमी की समस्याओं का समाधान किया है कि यहाँ पे कृषि का रकबा बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। आम आदमी की सुविधाओं का ध्यान रखा, गरीबों के उत्थान के लिए काम किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया। ये सारे मुद्दे हमारे पास है, इन सब मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। और मैं तो सुरेंद्र शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, आपने हिमाचल और गुजरात में किसको नेता घोषित किया था, किसको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया था? आप क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे क्या? प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को घोषित करके चुनाव लड़ेंगे क्या? क्या आपने छत्तीसगढ़ में 2018 में क्या भूपेश बघेल जी को चेहरा रख के चुनाव लड़ा था क्या? क्या हमने 2003 में डॉक्टर रमन सिंह जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा था क्या? ठीक है सुरेंद्र जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। सुंदरानी जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ और विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। चंद्राकर जी से मैं समझना चाहूंगा, चंद्राकर जी जिस तरीके से हम आंकड़े बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सब कुछ तय है। अभी शर्मा साहब कह रहे हैं कि अगर ये एक्सीडेंटल सरकार थी तो अब बीजेपी को तैयार रहना चाहिए, वापस से एक्सीडेंटल सरकार बनेगी और भारी बहुमत के साथ। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अब तक नाम घोषित नहीं किया गया, लेकिन हालांकि बीजेपी प्रवक्ता का यह कहना है कि 50 ऐसे नाम हैं जो अच्छे से सीएम पद का निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक नाम की घोषणा नहीं की गई है। क्या कहता है आपका राजनीतिक विश्लेषण? आखिर किस तरीके से छत्तीसगढ़ के चुनाव संपन्न होंगे? क्या इस बार का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि अभी तक चेहरा बीजेपी की तरफ से तय नहीं हुआ? देखिए ऋषभ जी, प्राय विरोधी पार्टी जो रहती है वो चेहरा डिक्लेयर नहीं करती प्राय। चाहे अभी रिसेंट कुछ असेंबली चुनाव में देखा गया या फिर छत्तीसगढ़ में भी हम लोग देखे थे कि जब प्रदेश अध्यक्ष थे डॉक्टर रमन सिंह जी और उस समय रमेश बैस जैसे लोग भी थे, लेकिन बीजेपी उनको उनके नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया और वो सफलता हासिल की है। लेकिन ये एक्सीडेंटल सरकार फिर एक्सीडेंटल सरकार बनेगी, ये लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण से उचित नहीं, ये जनता का निर्णय है। रही बात बीजेपी का, तो मैं जैसा चर्चा कर रहा था ऋषभ जी आपसे जी कि धमतरी और दुर्ग जिले के बीजेपी के राजनीति में राम विचार नेताओं के ऊपर सहमति बन रही, और यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी भी पहले बोले थे कि मेरा चेहरा भी एक छोटा चेहरा में शामिल है। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का कहना था कि मेरा चेहरा तो 90 से अच्छा है। ये अलग बातें हैं, लेकिन इस दरमियान छत्तीसगढ़ की राजनीति बदल गई। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बीजेपी प्रयोग तो की है कि ओबीसी वर्ग से नेता प्रतिपक्ष भी बनाए और ओबीसी वर्ग से अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए, लेकिन जो एग्रेशन दिखना चाहिए, एग्रेशन की कमी अन्य नेताओं में बीजेपी में कम है ऐसा नहीं। सुंदरानी जी को ही देखिएगा, इनके एग्रेशन में जब ये फील्ड में रहते हैं जबरदस्त रहता, प्रशंसनीय रहता। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के तासीर को बहुत करीब से समझते हैं, जनता को कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरी बात आ रही है, कभी कभी नंदकी नाम कंवर जी या फिर नंद कुमार साय जी के तरफ से बात उठती है कि आदिवासी वर्ग से चेहरा हो, तो ये यहाँ पर सामूहिक नेतृत्व प्राय विपक्ष में जो पार्टियां रहती हैं वो लड़ती। अब केंद्र की योजनाओं को बीजेपी कितना पहुंचा पाती, लेकिन केंद्र की योजनाओं की जब भी चर्चा होगी तो बीजेपी के लिए सबसे कठिन डगर ये है ऋषभ जी कि यहाँ पर भूपेश जी के नेतृत्व में जिस तरह से किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत डायरेक्ट जो पैसा 9,000 रुपये प्रति एकड़ दिया गया, इसका काट बीजेपी को निकालना बहुत जरूरी। जब तक इसके ऊपर वो कोई नया विकल्प नहीं दे पाते हैं, फ्रूटफुल विकल्प, तब तक बीजेपी के मार्ग में चेहरा कोई भी ना प्रकट करे, लेकिन ये कठिन चुनाव रहेगा। दूसरी बात है यहाँ पर कि अभी अभी जो रिसेंट पीयूष गोयल जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और कोरोना काल में मोदी जी के निर्णय में के नेतृत्व में जो 5 किलो अनाज की बात थी उसको मर्ज कर दिया गया। अब मर्ज कैसे किया गया? जो 35 किलो मिलता था प्राय एक परिवार को 5 किलो के हिसाब से 35 किलो 25 किलो, और उसका एक नवा पैसा केंद्र सरकार नहीं ले रही। 2 रुपया 1 रुपया जो लगता था वो समाप्त हो गया, लेकिन 40 किलो अनाज प्लस 5 किलो मिलता था वो 5 किलो कम हो गया। तो यहाँ पर जो ये श्रमिक वर्ग है उनमें अभी पहला उनको खेप मिला है और इसके ऊपर चर्चा हो रही कि
मुफ्त का तो मिल रहा है लेकिन कम मिल रहा है, पैसा नहीं लग रहा है। इसमें केंद्र सरकार करीब 17,900 करोड़ रुपया बचाने के चक्कर में ये 5 किलो राशन जो कम देने का निर्णय ली है, इसका भी ये सत्ताधारी पार्टी कैसे उसका प्रचार करती है और बीजेपी से कैसे डिपेंड करती है, यह देखने का विषय रहेगा ऋषभ जी। अंततः ओबीसी और एसटी वर्ग से ही नेतृत्व छत्तीसगढ़ में बीजेपी को खुलेआम लेना चाहिए। उस वर्ग से काफी नेता है जो एग्रेशन दिखा सकते हैं। ये जो नेता है सब में टैलेंट है, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ की जो तासीर दिख रहे राजनीति का वोटिंग बिहेवियर के ऊपर और बर्निंग जो करंट विषय है, तो इस वर्ग से अगर किसी भी चेहरे को, लायक चेहरे को लगते हैं तो बीजेपी प्लस में हो सकती है, फाइटिंग में आ सकती है। ठीक है, वापस से आऊंगा चंद्राकर साहब आपके पास। शर्मा जी, पूरी बात आपने सुनी और एक बात अभी खुलकर सामने आई, केंद्र सरकार की तरफ से जो राशन को कम किया गया, कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा। अब इस मुद्दे को किस तरीके से भुनाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी या यूं कहें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद कई बार केंद्र सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि भेदभाव किया जा रहा है, जो सुविधाएं केंद्र की तरफ से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। तो इस मुद्दे को भी जनता के सामने रखा जाएगा, क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार हो गई है। ये ऋषभ जी, एक बात तो समझने की बात ही है, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है 2018 से, तब से अगर आप देखेंगे तो केंद्र की सरकार ने लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार को हर तरह से परेशान करने में कोई कमी नहीं की है। और मजे की बात ये है कि वो कांग्रेस की सरकार बनाने के कारण छत्तीसगढ़ की जनता से बदला लेने का प्रयास है। जब हम धान का बोनस देना चाहते थे 2500 रुपये धान की बात, तो केंद्र की सरकार ने कह दिया 1 रुपये भी आप बोनस देंगे तो आपको चावल, बारदाना की समस्या अलग आई, फर्टिलाइजर की समस्या अलग आई, ट्रेनों को बंद करने के संबंध में समस्या अलग आई, बिजली संयंत्रों को कोयला आपूर्ति के संबंध में लगातार समस्या बनी चुकी है। लगातार ईडी और सीडी को भेज के धमकाने की, चमकाने की, डराने की कोशिश अलग जारी है। तो इस तरह से लगातार सरकार को, केंद्र की सरकार जो है छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को परेशान करने का ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा। और इसलिए हमको भी इसकी आदत पड़ गई है। छत्तीसगढ़ की जनता भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार हमको 2500 रुपये धान की कीमत देना चाहती है, केंद्र की सरकार पे मंजूर नहीं है, अड़ंगे डालती है। तो ऐसे नाना प्रकार के अड़ंगे डालने के बावजूद हमारा जीएसटी का पैसा नहीं मिलता है, हमारा एक्साइज का कमीशन का पैसा नहीं मिलता है। कई किस्म की लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसमें व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश। हमारे मित्र सुंदरानी जी अभी कह रहे थे कि भाई आप लोगों ने भी तो चेहरा डिक्लेयर नहीं किया था, मगर हमने तो अपने किसी भी नेता के फोटो को नहीं छोड़ा है, फोटो लगाना बंद नहीं किया है। हम तो आज भी महात्मा गांधी से लेके तमाम सभी अपने नेताओं के तस्वीर लगाते हैं। और आपने तो डॉक्टर रमन सिंह अभी हैं, विधायक हैं, उसके बावजूद आप लोगों ने उनका फोटो लगाना बंद कर दिया। अरे इतना अपमान तो मत कीजिए, आपके आखिर सरकार का उन्होंने 15 साल सरकार चलाया है। तो ये इन सारी चीजों पर छत्तीसगढ़ की जनता देखती है, समझती है। मगर एक बात जरूर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने तो है गंभीर, भूपेश बघेल जी के मुकाबले का कोई लीडरशिप उनके पास फिलहाल तो नहीं है। भविष्य में कहीं हो जाए तो उसको मैं कह नहीं सकता। और जिन लोग प्रयासरत हैं, जिन लोग प्रतिस्पर्धा में है और जो प्रतियोगी है, उनमें ऐसी कोई पोटेंशियल मेरे को दिखती नहीं कि वो छत्तीसगढ़ की जनता की नब्ज को, उनकी भावनाओं को समझ करके वैसे कदम उठा सके, वैसे साहस कर सके जैसा भूपेश बघेल में। ठीक है शर्मा जी, वक्त की कमी है, इसलिए तो छत्तीसगढ़ में कहते हैं भूपेश है तो भरोसा। ठीक है शर्मा जी, वक्त की कमी है और चर्चा अपने आखिरी पड़ाव है। जल्दी से मैं सुंदरानी जी का वर्जन ले लेता हूं। सुंदरानी जी, अभी आप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे जब शर्मा जी बात कर रहे थे कि उपेक्षा की जा रही है पूर्व मुख्यमंत्री की, क्या कहेंगे इस विषय में जल्दी से? देखिए, मैं अभी सुरेंद्र शर्मा जी को सुन रहा था, वे डॉक्टर रमन सिंह जी के बारे में जो बात कह रहे थे, मुझे लगता है कि आज भी डॉक्टर रमन सिंह जी की परछाई से कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि आज 2.25 करोड़ जनता के दिलों पे राज करते हैं। उन्होंने 15 साल मुख्यमंत्री का दायित्व निभाया है और जनता की सेवा की है। डॉक्टर रमन सिंह जी का फोटो गायब हो गया, ऐसा बोलना बिल्कुल उचित नहीं होगा। एक आध जगह कोई त्रुटि से कोई युवा मोर्चे के साथियों ने नहीं लगाया होगा, इसका मतलब नहीं कि डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे नेता नहीं है। वो आज भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, विधानसभा में सदस्य हैं राजनांदगांव से।
पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में हम सबके बड़े वरिष्ठ नेता हैं, आज भी उनका सम्मान है। निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पे हम चुनाव लड़ेंगे और पूरे प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह जी का फोटो सबसे ऊपर लगता है। ये गलतफहमी निकालते, ये इनका भय दिखा रहा है, कहीं ये डरे हुए हैं, कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में तो नहीं चुनाव लड़ने जा रही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आज भूपेश बघेल जी के चेहरे पे भी डॉक्टर रमन सिंह जी का चेहरा भारी है। नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा क्या? सुंदरानी जी उनको घोषित कर दीजिए ना कि उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। देखिए, मैं निश्चित रूप से ये अधिकार मुझे नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। हमारे पास लंबी सूची है। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव लड़ेंगे, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव लड़ेंगे, प्लस 4 साल 5 साल के भूपेश बघेल सरकार की विफलताओं पे। और ये कह रहे थे ना सुरेंद्र शर्मा जी की दूसरी बार भी एक्सीडेंटल सरकार बनेगी, तो काठ की हंडी एक बार चढ़ती है सुरेंद्र शर्मा जी, वो काठ की हंडी दोबारा नहीं चढ़ती। आपके वादे में, झूठे वादों में एक ही बार जनता फंस सकती थी, दोबारा नहीं फंसने वाली। दोबारा नहीं फंसने वाली है सुंदरानी जी, ठीक है। ये तो वक्त बताएगा कि इस बार जो जनता है वो जीत का सेहरा किस पार्टी के सर बांधेगी। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए थे, बीजेपी से हमारे साथ सुंदरानी जी जुड़े हुए थे, और साथ में ही वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बात कर रहे थे सियासत की और चेहरे की। 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से तो चेहरा तय है, लेकिन बीजेपी में अभी भी कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। देखने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में बीजेपी पार्टी, जो कि ऐसी पार्टी है जो खुद को चुनावी पार्टी कहती है, कितनी जल्दी सीएम पद का चेहरे का खुलासा करती है, यह भी देखने वाली बात होगी। और यह भी देखना होगा कि 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता जीत का सेहरा किस पार्टी के सर बांधेगी, यह वक्त बताएगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।